हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राज कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नए साल का आज हमारा ये पहला क्लास है। बाकी तो हम लोग पिछले साल में हम लोग कई क्लास ले चुके हैं और केमिस्ट्री का एमसीक्यूज कर रहे थे, है ना। तो आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें लगभग आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम जैक और सीबीएसई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके बोर्ड जो फरवरी में होने वाला है 2026 का, है ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो बेटा तरीका से आप लोगों को क्या करना है, समझते हुए चलना है और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है ना। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको नोट करते हुए भी चलिएगा अपने कॉपी में। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है Fe2O3 प्लस 2Al और बुला रहा है यहाँ पे Al2O3 प्लस Fe2Fe। मतलब दिया गया अभिक्रिया में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। मतलब यहाँ पे अभी आपको रिएक्शंस को देखना है और रिएक्शन को देखने के पश्चात बताना है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया को पूरा कर रहा है। पहला ऑप्शन आपके बीच है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स जिसमें दो अलग अलग पदार्थ, जैसे यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं, C प्लस O2, ये क्या बनाता है, CO2। मीन्स यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला और मिलने के फलस्वरूप क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका जो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स था और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान को वो स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल पदार्थ जो होता है वो टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जाता है। और एक है विस्थापन अभिक्रिया, है ना। और यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों, मतलब जो एलिमेंट्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। जबकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। तो आप यहाँ पे अभिक्रिया में देखो, Fe के साथ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। Fe के साथ क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, कौन सा है, Fe के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है। जबकि फिर यहाँ पे तुम्हारा आपका क्या मिल जा रहा है, एल्युमिनियम। Fe यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे Fe जो है वो विस्थापित कर दे रहा है ना, और उसका ग्रहण को स्थान को स्वयं ले ले रहा है। तो ये आपका कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है। ये क्या बोलते हैं, ये भी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देखिए और अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है इसमें। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उदासीन है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। ऑक्सीजन के साथ देखिए कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। तो आपको पता होगा कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना कहने का मतलब कि जो चूना में पानी मिला हुआ हो। एक चूना ऐसा होता है कि जो पानी मिला हुआ, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं किया हो रहता है, लेकिन जो चूना पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, दोनों मतलब कि दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो कहलाता है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो, यहाँ पे COH है, ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, है ना। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन में है CaOH का हॉल 2, मतलब ये कहलाता है आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो पार्टिसिपेट लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो दो पार्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया का कितना भाग होता है? रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है। पहला क्या होता है? एक होता है अभिकारक। क्या होता है? एक अभिकारक होता है, एंड सेकेंड होता है उत्पाद। दूसरा क्या होता है बच्चों? उत्पाद होता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ले रहा है, मान लो प्लस यहाँ पे ले रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? MgO। तो मीन्स यहाँ पे Mg+O2 मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ये आपका कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है? पार्टिसिपेट ले रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा अभिकारक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभिकारक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आप लोग को ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को करते हुए चलना है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग को चुप बैठना है। ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, मतलब नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है उसका धुआं का रंग कैसा होता है? धुआं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कैसा होता है? वो भूरा रंग का होता है ना, लाल हरा पीला नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग को पढ़े होंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु वस्तु लंबे समय तक खुले वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वह उसका ऊपरी परत, लोहे का ऊपरी परत झड़ने व सड़ने लगता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? संक्षारण हो जाएगा। आई बात समझ में? याद रखना है कि लोहे में जब जंग लगता है तो जंग लगने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। एक दूसरा यहाँ पे विकृत गंधिका, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि विकृत गंधिका क्या होता है। तो विकृत गंधिका मतलब जो कोई तेलीय खाद्य सामग्री होता है वो लंबे समय तक जब खुले वायु के संपर्क में आएगा तो उसका स्वाद तथा गंध दोनों परिवर्तन हो जाता है, वो कहलाता है विकृत गंधिका। इसका रोकने का उपाय क्या होता है? तो इसका रोकने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है वो? कि इसको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करना, मतलब नाइट्रोजन गैस से इसको इफेक्ट करके रखना, डाल के रखना। जैसे आप कुरकुरे खाते हो, कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ना। दूसरा क्या होता है? इसको वायुरोधी बर्तन में रखना, मतलब ऐसा बर्तन में फिल करके रखना है जिसमें हवा प्रवेश नहीं करे। आई बात समझ में? और अगर संक्षारण को रोकने का उपाय है तो पेंट लगाकर, ये सब लेपन, ग्रीस लेपन, ये सभी होता है पेंट, ये संक्षारण को रोकने का उपाय होता है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रख के चलते हुए चलना है ना, क्योंकि यहाँ से आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? हमने अभी आपको बताया कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसको विस्थापित कर उसका स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो आप देखो यहाँ पे कि किस रिएक्शन में एलिमेंट्स को विस्थापित कर उसका स्थान को स्वयं ग्रहण कर ले रहा है ना। चलिए जिसको जिसका आ रहा है ऑप्शन करते चलिएगा, ऑप्शन चलते चलिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। यहाँ पे MgO मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? सिल्वर नाइट्राइड प्लस सोडियम क्लोराइड, तो AgCl बन जा रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि Ag के साथ जो NO3 था वो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है किसके साथ? सोडियम के साथ, और क्लोरीन जो है वो सिल्वर के साथ मिल जा रहा है। तो ये आपका कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर का, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस बनाता है ZnSO4 प्लस कॉपर। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? ये यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ है ना, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे जिंक है और जिंक के साथ क्या है? कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है। लेकिन देखो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? जिंक यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखो, इस केस में जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे जिंक आ जा रहा है और कॉपर यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है। तो जिंक क्या कर रहा है कि सल्फर, ये जिंक जो है वो SO4 के साथ
ऐड हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे कॉपर रिमूव हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है जिंक, जिसके कारण ये डिस्प्लेस करके उसका स्थान को स्वयं ले रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ध्यान में रखते हुए चलना है क्वेश्चंस को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। क्या क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आप लोगों को? तो ध्यान में रखना कि जो इसमें ऑप्शन कर रहा है उसका जिंक जो है, ये जिंक अभिक्रिया करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और नो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आसान क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है। दूध से अगर दही बन जा रहा है तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा। पहला है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाता हो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन मतलब कुछ समय के लिए चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कुछ समय के लिए चेंज होता है। जैसे आप रबर को खींचो और पुनः छोड़ देगा तो वो उसी जगह पे आ जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन केमिकल ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? वो हमेशा के लिए बदल जाता है ना। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? बी, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध से अगर दही बन गया तो फिर दही वाला को पदार्थ, दही जो बन गया उसको हम लोग दूध नहीं बना सकते, है ना। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा क्षारक है। निम्न में से कौन सा क्षारक है? निम्न में से कौन सा क्षारक है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? ZnO। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा क्या? क्षारक कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो होता है वो क्या होता है? एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है या एक द्विक लवण होता है। चलिए तो बेटा आपको ध्यान रखना कि पोटास एलम जो होता है वो एक द्विक क्या होता है? द्विक एलम होता है ना। इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर मतलब ह्यूमन्स बॉडी जो होता है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर के सही तरीके से कार्य करता है। आपको पता होगा पीएच स्केल। सबसे पहले क्या होता है पीएच स्केल, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हाइड्रोजन। इसका प्रास जो होता है बेटा वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। और जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 0 से 7 क्या होता है? एसिड होता है। ये ध्यान में रखना है। 0 से 7 क्या होता है? एसिड होता है। और 7 to 14 क्या होता है? बेस होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल और इसको कहते हैं क्षारक। और ये 7 जो न्यूट्रल होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है? ये उदासीन होता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो किस परिसर में आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? सी, 7.0 से लेकर 7.8 तक में हमारा बॉडी का ये पीएच मान होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। चलिए ऑप्शन करते हुए चलना है कि HCl का पीएच मान क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग बर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बर्फ। तो बर्फ का अगर टेम्परेचर बोले बर्फ का क्या होता है, तो बर्फ का होता है ये आइस। अगर बोले आइस का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक उसी प्रकार जो HCl है वो अम्लों का राजा कहा जाता है। HCl को अम्लों का राजा कहा जाता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 0। इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो HCl है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीएच मान को आपको याद रखना है कि क्या होता है? 0 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो धातु के ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्षारक कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चों? क्षारक कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जल का पीएच मान क्या होता है। जल का पीएच मान आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग पीते हैं जल, उसका पीएच मान होता है 7। क्या होता है बच्चों?
पीएच मान इसका हो जाएगा 7। ये 3 नहीं होता है, 10 भी नहीं होता, 4 नहीं होता है, तो जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण देखिए आप लोग, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? थोड़ा ठंडा लग रहा है इसलिए टोपी लगा ले रहे हैं ना। देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, अभी बोर्ड का एग्जाम है, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आप जितना भी छोटा क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और जो भी चीज़ आप अभी पढ़ते हो, जो भी चीज़ को अभी पढ़ रहे हो, आपको उस चीज़ को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। मतलब आपको प्रैक्टिस करना है कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, वो खुद से एक बार लिखने का कोशिश भी करना है ना। और एक प्रॉपर वे में आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और इसी समय आपको क्या करना है, बेटर तरीके से आपको तैयारी करना है। ये आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट मतलब कि आपको तैयारी करते हुए चलना है ना। चलिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा मतलब जॉली मूड में पढ़ना है ताकि माइंड में स्ट्रेस ना एग्जाम टाइम। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन जो जान रहे हो आप उस चीज़ को भी भूल जा रहे हो। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है पहले उसको सॉल्व करना है। देन फिर आप जिस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हो उसको स्किप करके बाद में बनाना है, जब का लास्ट समय में बचेगा। ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन को मतलब नहीं आ रहा है उसी को आप पहले बना रहे हो और जान रहे हो क्वेश्चन को आप उसको छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है पहले उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका क्या? चलिए, आता है किन्हीं को? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बेटा विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको ध्यान में रखना है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, होता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब जब चींटी काटती है तो चींटी जब काटती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल को कौन सा अम्ल कहते हैं? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। तो बेटा इसको ध्यान रखना है, जब चींटी काटती है तो उसके डंक में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12 वो 6 होता है। क्या होता है बच्चों? C6H12 वो 6 होता है। इसको ध्यान में रखना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आईयूपीएसी दिया हुआ है इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम रखना है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसका नाम याद रखना है। आईयूपीएसी का पूरा नाम, इसी का फुल फॉर्म अगर पूछ जाए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल इसका हो जाएगा ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। आज हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग 20 क्वेश्चंस को क्या कर लिए, कंप्लीट कर चुके हैं ना। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं? 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। क्या करें, क्लास को और कंटिन्यू करें या फिर हम क्लास को स्किप करके मतलब नया क्लास ले लें आगे से, फिर, है ना, जैसा बोलिएगा आप लोग। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग जो 50 क्वेश्चन करने वाले थे, तो इसके बाद का क्लास में हम लोग मतलब 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तैयारी अच्छे से करना है, अपना तैयारी को बेटर तरीके से करना है ना, और एग्जाम पे फोकस करना है सभी को। चलिए।